एनपीओ पढ़ा रहे थे हम लोग, ठीक है। एनपीओ का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाए थे हम लोग, बताए थे एनपीओ होता किस फॉर्म में है, एनपीओ का पर्पस क्या होता है, एनपीओ का फीचर्स बताए थे, और क्या बताए थे, कुछ फॉर्मेट्स लिखवाए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट लिखाए थे। और आप लोग से बोले थे कि आप लोग रिवाइज करके आएंगे 11th का कौन सा चैप्टर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ये चैप्टर जो कि हम लोग 11th में पढ़ाए थे, ये रिवाइज करके आने के लिए बोले थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी चैप्टर पे डिपेंड करता है कि वो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ाए थे। और जैसा हम एक्सपेक्ट किए थे, आप लोग में से कोई भी पढ़ करके नहीं आया है, किन्हीं को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बस सर आप बस सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक काम करना है ना। जो हम बोले कि किसी चीज़ को रिवाइज करके आइए, तो आपको उस चैप्टर को रिवाइज करके आना पड़ेगा। अगर आप उस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्टिल जो चैप्टर हम 1 घंटे में पढ़ाए थे, उसको 2 से 3 मिनट में समराइज करते हुए हम लोग आगे तो बढ़ जाएंगे ये चैप्टर को, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत फ्यूचर में आप ही को करेगा। तो बेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज भी जाएंगे और 11th का वो चैप्टर रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक क्लास का चैप्टर था, हम लोग 11th में किए हैं। आप थ्योरी भी देख लेंगे, नोट्स भी देख लेंगे, तो भी काम बन जाएगा आपका। चलिए स्टिल देखते हैं हम लोग आगे कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू, REVENUA, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल रिसिप्ट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और रेवेन्यू क्या होगा, रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट। कुछ चीजें जो बहुत ही कॉमन है, कैपिटल, रेवेन्यू, ये 4 चीज अगर हम लोग समझ गए तो ये चैप्टर मोर और लेस हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोग जान रहे हैं खर्च, और रिसीव का हम लोग जान रहे हैं कि पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, है ना। तो कैपिटल आइटम वो सारे आइटम होते हैं जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं। क्या होता है, नॉन रेकरिंग, मतलब डेली डेली होगा क्या, नहीं डेली डेली नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल आइटम्स। बट वैसे आइटम्स जो रेकरिंग इन नेचर है, ठीक है, जो रेकरिंग इन नेचर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू आइटम। सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन है। जैसे ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करेगा, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को अगर इफेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू आइटम। और ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट और लॉस इनकम और एक्सपेंडिचर को इफेक्ट नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल आइटम। जैसे हम लोग कोई रेंट का पेमेंट किए, तो मेरा एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ड्यूरिंग द ईयर का वो एक्सपेंस बढ़ गया। बट वही हम लोग लोन का रिपेमेंट कर दिए, 10,000 का लोन लिए थे बैंक से, उसको लौटा दिए, तो क्या वो खर्च है क्या मेरा, नहीं। तो रेंट का पेमेंट मेरा कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। और जो लोन का रिपेमेंट किए खर्च तो वो भी हुआ, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से हमारा करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस में फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई पैसा, जैसे हम लोग कोई बैंक से लोन ले लिए, बैंक में तो पैसा आ गया, तो क्या वो हमारा इनकम है क्या, नहीं, इनकम तो नहीं है, लेकिन पैसा तो आया है। उसी तरीके से हम लोग कोई सामान बेचे और सेल का पैसा आया, तो पैसा तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये मेरा इनकम है या नहीं है, ये मेरा इनकम है। तो जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेट करता है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू। और जो प्रॉफिट और लॉस से रिफ्लेक्ट नहीं करता वो क्या है, हमारा कैपिटल आइटम है, ठीक है। तो जैसा एक्सपेंडिचर वैसा ही रिसिप्ट। जैसे और जैसे एग्जांपल कोई ले लेते हैं, बताओ।
तो यही बेसिक कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग समझ करके ये चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे, लास्ट क्लास के नोट्स को आप लोग रेफर करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे चीज, बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम को हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, जनरली जो बेसिक चीजें क्या होती है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, जो डेली होने वाली चीजें जैसे सेल। ठीक है, सेल हम लोग डेली करते हैं, डेली सेल का पैसा आता है, तो कौन सा आइटम है, रेवेन्यू आइटम है। लेकिन बैंक से लोन लिए तो क्या वो डेली बैंक से लोन लेते जाते हैं हम लोग, वो क्या आएगा हमारा नॉन रिकरिंग नेचर आएगा। इनकम और एक्सपेंस से जो रिलेट करते हैं वो क्या है, रेवेन्यू इन नेचर। और इनकम इफेक्ट से जो मतलब रिलेट नहीं करते वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल आइटम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हम लोग दो चीज देखे थे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम बताए थे कि किससे सिमिलर है, ये हमारा सिमिलर है कैश बुक से। किससे सिमिलर है, कैश बुक से। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किससे सिमिलर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अब इसी में भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मशीन परचेज किए, मशीन परचेज्ड मशीन। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये तो हम लोग 11th में सीखे थे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बस इस एनपीओ के चैप्टर के लिए जहां जहां दो वर्ड कैश एंड बैंक, ये दो वर्ड जहां आएगा, इन दोनों की जगह एक सिमिलर अकाउंट यूज करना है, उसको यूज करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जहां भी कैश अकाउंट यूज करना होगा, जहां भी बैंक अकाउंट यूज करना होगा, उसके बदले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब एक बात बताना कि मशीन, क्या मशीन का जो हम लोग खरीदे हैं, जो पेमेंट किए हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरा किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, नहीं। क्या मशीन खरीदे ये हमारा एक्सपेंस हो गया क्या, नहीं। एक्सपेंस तो नहीं हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ आएगा ये, डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। मशीन खरीदेंगे तो वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। इसका मतलब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है या बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखो, रेंट पेड, रेंट पेड। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश एंड बैंक की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये जो हमारा खर्च है वो कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इनकम एंड एक्सपेंस में आएगा कि नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्या ये बैलेंस शीट में भी आएगा, क्या बैलेंस शीट में भी लिख देंगे रेंट, बैलेंस शीट में तो रेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों मशीन अकाउंट डेबिट करे या रेंट अकाउंट डेबिट करे, क्रेडिट में तो कैश और बैंक हुआ ही है, तो दोनों कैश बुक में तो जाता ही, कैश बुक में तो जाता ही ना, कैश से पेमेंट या कैश बुक में तो जाता ही। तो दोनों के दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे पेमेंट्स आते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो। उसी तरीके से सारे रिसिप्ट आएंगे, चाहे वो कैपिटल में रिसिप्ट हो या रेवेन्यू में रिसिप्ट हो। ठीक है, आगे चले, एक एग्जांपल लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ओपनिंग कैश 10,000, ओपनिंग बैंक बैलेंस 50,000। ठीक है, ओपनिंग कैश था हमारा 10,000 और ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना था, 50,000। उसके बाद हम लोग कुछ किए हैं, वो क्या किए हैं, परचेज गुड्स
गुड्स नहीं परचेज करते हैं, ये एनपीओ है ना हमारा। लिखो रेंट पेड 10,000, ठीक है। सैलरी पेड 15,000, ठीक है। और क्या होता है, वेजेस पेड, वेजेस जो पे किए हैं हम 20,000 का पे किए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें करंट ईयर का 15,000 है और प्रीवियस ईयर 1 साल पहले का रेंट कितना है, 5,000 रुपये है। रेंट टोटल कितना पे किया हम लोग, 20,000। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, 20,000। एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और आगे चलते हैं। और बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक, $1 लाख, ठीक है। मशीन नहीं परचेज करते हैं, कुछ और परचेज करते हैं। क्या परचेज करें, इक्विपमेंट्स परचेज्ड, 80,000। क्लोजिंग कैश बैलेंस 20,000, ठीक है। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, 20,000। हम लोग को निकालना क्या है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालना है। और क्या निकालना है हम लोग को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार। किस तरीके का था फॉर्मेट हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट किधर था, पेमेंट किधर था, लेफ्ट साइड, पेमेंट किधर था, राइट साइड था। ये अमाउंट हो गया। आगे चलते हैं। तो था कैसे, सबसे पहले क्या लिखना है, सिंपल कैश बुक की तरह सोचना है। कैश बुक में क्या होता था, ओपनिंग बैलेंस किधर होता था, कैश हमारा क्या है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट साइड। तो किधर होगा ओपनिंग बैलेंस, लेफ्ट साइड टू ओपनिंग बैलेंस। टू ओपनिंग बैलेंस लिख लो या बैलेंस बीडी लिख लो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। शायद हम लोग फॉर्मेट में ओपनिंग बैलेंस लिखवाएं तो ओपनिंग बैलेंस लिख लो। कैश का कितना ओपनिंग बैलेंस है, 10,000। और बैंक का कितना ओपनिंग बैलेंस है, 50,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लिए। कैश कितना है, 10,000 और बैंक कितना है, 50,000 बैंक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, रेंट पे कर रहे हैं। अगर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरली वही होता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पेमेंट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। टू है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रेंट कितना, 10,000। और बाई सैलरी कितना लिखेंगे, जितना का ही पेमेंट हो रहा है कैश और बैंक तो उतने से ही घट रहा है ना। तो मेरे सैलरी की वजह से कैश और बैंक कितना घटा, 15,000। उसके बाद क्या है लास्ट, वेजेस। बोल रहा है वेजेस करंट ईयर का 15,000 है, प्रीवियस ईयर का 5,000 है।
टोटल वेजेस कितना पेमेंट हो रहा है? तो पेमेंट हम लोग कितना किए हैं? 20,000। तो मेरा बैंक और कैश कितना घटना चाहिए था? 20,000। तो क्या हम 20,000 को काट के 15,000 कर दें, ये बोल करके कि करंट ईयर का तो 15,000 है तो 20,000 कैसे घट जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई फर्क पड़ता है क्या कि पैसा किस साल का आप दे रहे हैं? नोट पूछ के जाता है क्या कि बताइए 2020-21 का है, 21-22 का है, तब हम जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। किसी भी साल का पेमेंट करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग का वेजेस का पेमेंट कितना हुआ? 20,000। तो हम लोग का टोटल यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा? 20,000। वो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो अलग से देखेंगे, अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग करंट ईयर का बना रहे हैं तो ये 5,000 तो पुराने साल का है, तो 5,000 वहां पे आएगा क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? वहां नहीं आएगा। वहां पे 5,000 करंट साल का खर्च नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट तो जा रहा है ना, तो बैंक अकाउंट तो 20,000 से ही घटेगा ना। ठीक है। उसके बाद क्या था? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिए, कितना? 1 लाख रुपया। तो पैसा आया कि गया? आया। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह क्या यूज करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड लिखेंगे कितना? 1 लाख रुपया। किस चीज से 1 लाख लिखेंगे? बैंक लोन। सिर्फ कैश एंड बैंक को चेंज कर रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बैंक लोन को ही मत चेंज कर देना कि यहाँ भी तो बैंक आ रहा है, इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है। सिर्फ कैश और बैंक चेंज होगा किस चीज में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और आगे चलते हैं। उसके बाद क्या था? इक्विपमेंट्स खरीदा कितने का? 80,000 का। इक्विपमेंट्स की एंट्री क्या होगा? इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक होता है, उसके जगह यूज करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या इक्विपमेंट हमारा रेवेन्यू आइटम है क्या? नहीं, कैपिटल आइटम है। मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, तो क्या ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? हाँ, क्योंकि सब पैसा तो इसकी वजह से भी घटा है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फर्क पड़ रहा है क्या कि कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है? नहीं। रेवेन्यू खर्च है तब भी लिखो, कैपिटल का खर्च है तब भी लिखो। रेवेन्यू का रिसिप्ट है तब भी लिखो, कैपिटल का रिसीव है तब भी लिखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बाई इक्विपमेंट्स। कितने से आ जाएगा इक्विपमेंट्स? कितने का इक्विपमेंट्स खरीदे हम लोग? 80,000 का। ठीक है, बन गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ था कैश का? 20,000। तो बाई क्या लिख देते हैं? बैलेंस सीडी भी लिख सकता है या फिर लिख दो क्लोजिंग बैलेंस, जो लिखने का मन है वो लिख सकता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में जिस तरीके से ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक था, तो क्लोजिंग बैलेंस भी कैश और बैंक होगा। ठीक है। कैश कितना दिया हुआ है? 20,000। तो बैंक क्या आ जाएगा हमारा? बैलेंस फिगर। अरे कैलकुलेट करो, बैंक कितना आएगा? बैलेंस फिगर देखो, बैलेंस फिगर कितना आ रहा है? 1,60,000 इधर आया, और इधर कितना आएगा? 1,60,000। 55 5,000 आ रहा है क्या? 5,000 हमारा क्या हो गया? बैंक बैलेंस आ गया। ठीक है। हम लोग एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके सीखे। हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, इसमें क्या क्या सीखे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाए। अभी क्या बनाए हम लोग? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या सीखे इसका नोटिंग देते, क्या क्या सीखे? ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, बैलेंस फिगर। बैलेंस फिगर आया 1,60,000 हम लोग टोटल घटा दिए, बैलेंस फिगर आ गया ना। लेजर बनाया ना हम लोग, दुनिया भर का तो लेजर बनाया। ठीक है। तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए और सीखे क्या? क्विक एंड क्लियर मेरे से क्या? 15,000 आ रहा है, लिख लो 15,000 आ रहा है, तो 15,000 लिख लो। 15,000 कैसे आ रहा है? 1,60,000 आया, 80 20 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,45,000, अच्छा 15,000 आ रहा है। ठीक है, 15,000 लिख लो, मेरे को क्या दिक्कत है? 15,000 है तो 15,000 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, क्या क्या सीखे ये बताओ मेरे को कि सीखे क्या क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो सब बनाए, सीखे क्या क्या? मतलब सबसे पहला चीज ये सीखे कि हर टाइप का रिसिप्ट और हर टाइप का पेमेंट हम लोग लिखे हैं। ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड।
हर तरह का रिसीप्ट एंड पेमेंट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। क्या कोई फर्क पड़ा था कि कैपिटल आइटम कौन है, रेवेन्यू आइटम कौन है? हम लोग यहाँ पे चेक करने गए थे। इररिस्पेक्टिव of their nature, irrespective of their nature, whether it is capital item or revenue item, ठीक है। सारा का सारा हम लोग यहाँ पे पेमेंट्स और रिसिप्ट को रिकॉर्ड किए हैं, चाहे वो कैपिटल आइटम हो या रेवेन्यू आइटम हो, एंड वेदर ये करेंट पीरियड का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो, तो उसको भी लिख लेते हैं। एंड वेदर इट इज फॉर करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फ्यूचर ईयर, जो भी लिख लो, नेक्स्ट और फ्यूचर ईयर, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं देखता है, बस देखता है कि पैसा आ रहा है लिखो, पैसा जा रहा है लिखो, ठीक है। किस चीज के लिए आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पीरियड का आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रहा है तो लिखना पड़ेगा कि कैश आया, जा रहा है तो लिखना पड़ेगा कि कैश गया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो आपको बुक में बहुत डिटेल में बाइफरकेशन होगा, आप लोग बुक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक बेसिक्स लेकर के चलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले बताओ कि हम क्या बताए थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके तरीके का है, सिमिलर टू कैश बुक। जैसे कैश बुक बनाते थे उसी तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह सिमिलर है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कोई कैपिटल आइटम डालते थे हम लोग? मशीन खरीदते थे तो कैपिटल आइटम डालते थे? नहीं। कोई कैपिटल रिसिप्ट डालते थे, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर डालते थे? नहीं। ओनली क्या आता था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली रेवेन्यू आइटम, ओनली रेवेन्यू आइटम, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या सिर्फ रेवेन्यू आइटम आता था क्या? नहीं। तो लिख दो बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम आर रिकॉर्डेड है, ठीक है। इंग्लिश डिटेल में अपना लिख लेना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर का कोई खर्च लिखते थे या नेक्स्ट ईयर का कोई खर्च लिखते थे? नहीं। सिर्फ करेंट फाइनेंशियल ईयर का खर्च लिखते थे हम लोग। इस साल का जो खर्च है भाई लिखो, प्रीवियस ईयर का कोई खर्च है वो नहीं लिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का कोई खर्च है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ओनली रिलेटेड टू करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सिर्फ जो फिगर करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करेगा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वैसे ही होता है क्या? वहां पे तो कोई भी पीरियड, एनी पीरियड का कोई भी किसी तरीके का आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एनी पीरियड, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है हमारा कौन से कॉन्सेप्ट पे, अक्रूवल कंसेप्ट पे। कौन से कंसेप्ट पे बनता है, अक्रूवल, ठीक है। क्या कोई खर्च का पेमेंट नहीं भी करेंगे और करंट ईयर का खर्च है तो हमको दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। हम लोग एडजस्टमेंट किया करते थे, याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट अगर पेमेंट नहीं भी करते थे, पेबल भी है,
तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल करके एडजस्टमेंट करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे, याद है? तो किस बेसिस पे करते थे? हम लोग बोलते थे कि रेंट भले ही पेमेंट ना किया हो लेकिन है तो खर्च इसी पीरियड का, तो इस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस चीज को क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग अक्रूवल बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी फर्क पड़ता है क्या? बस आना चाहिए, लिखाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है कि करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, ये कैश बेसिस पे बनता है। इसका बनाने का मेथड कौन सा होता है, कैश बेसिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग डिफरेंस समझ लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आज तक आप लोग को बुक का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास से आपको बुक का जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक्स जो टर्म्स थे उनको हम लोग रीड करने का कोशिश करते हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में आगे हम लोग को मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट लिखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सबसे पहला पॉइंट लिखो, सब्सक्रिप्शन। एक एनपीओ होता है, एनपीओ होता है या ट्रस्ट होता है, जो बोलो आप, इसमें मेंबर्स होते हैं। सपोज ये एनपीओ है रोहित फाउंडेशन। कौन सा एनपीओ था? रोहित फाउंडेशन, ठीक है। और मेरे 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंबर बन गए हैं। कितने लोग हैं? 100 स्टूडेंट मेरा है यहाँ पे मेंबर बन गया है। बोला है सर हम लोग जो भी कमाएंगे उसमें से 1,000 रुपया आपको रोहित फाउंडेशन में जमा करेंगे। ये हम तुम लोग से मांग नहीं रहे हैं। 100 मेरा मेंबर है, वो लोग क्या बोला है, हम लोग कितना कितना जमा करेगा, 1,000 रुपया जमा करेगा एवरी ईयर। किस लिए? क्योंकि सर आप इससे अच्छा काम कीजिए। कौन डिपॉजिट कर रहा है? स्टूडेंट्स लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग क्या बन गए, मेरा मेंबर बन गया। डिपॉजिट कौन कर रहा है? मेंबर डिपॉजिट कर रहा है। तो ये मेंबर जो पैसा देता है फाउंडेशन को, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट अपना काम करे। इस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सक्रिप्शन अमाउंट। कौन सा अमाउंट बोलते हैं इसको? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो लिखो सब्सक्रिप्शन के बारे में, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर। बुलेट्स पॉइंट लिखवा देते हैं, कंट्रीब्यूटेड, स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर। समझाने के लिए मैं स्टूडेंट को मेंबर बनाए थे, कंट्रीब्यूटेड बाय स्टूडेंट बोल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर होता है। मेंबर लोग जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है एनपीओ के बिजनेस ग्रोथ के लिए या बिजनेस करने के लिए या उनको उसको वेलफेयर करने के लिए, जो भी अमाउंट, बिजनेस बोलना ठीक नहीं रहेगा, वेलफेयर बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेंबर लोग एनपीओ को जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके देता है जिससे एनपीओ अपना वेलफेयर एक्टिविटी कर पाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कहीं कहीं किसी ट्रस्ट में ये मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, कहीं कहीं ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। तो लिख लो इट टू बी पेड मंथली और ईयरली। ये जनरली ऐसा देखा गया है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मंथली और ईयरली होता है। हो सकता है हम क्यों कोई एनपीओ 6 महीने पे कंट्रीब्यूशन लेता हो, सब्सक्रिप्शन लेता हो, तो वहाँ पे 6 महीने भी हो सकता है। ये जनरल टर्म में हम लिखें। इट इज ए, क्या ये जो हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो 1 साल लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, कभी नहीं लेते हैं जिंदगी में? ऐसा तो नहीं है, हर साल हम लोग को कंट्रीब्यूट करना है। तो हर साल कंट्रीब्यूट करना है, तो ये रेकरिंग आइटम हो गया। रेकरिंग आइटम हो गया तो कौन सा आइटम हो गया? ये रेवेन्यू आइटम, ठीक है। ठीक है, इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आई एंड ई लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सारा रिसिप्ट आता है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो। समझ गए? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप
मेंबरशिप फी। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप क्या होता है कि कभी कभी मेंबर, सपोज मेरा इसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत बिजी रहता है, ये क्या है, बहुत बिजी रहता है। हम सबको बोले, सारे मेंबर को, कि सब लोग को साल भर में कितना देना है, 1,000 रुपये देना है। ये बोला सर हम भूलने वाले भी आदमी हैं, 1 साल तो दे दिए, हो सकता है अगले साल हम ना दें, भुला जाए, या फिर 2 साल दे दिए फिर तीसरा साल भुला जाए। या बोलता है ऐसा कि मेरे पास उतना सा टाइम नहीं होता है कि हम हर एक साल आपको 1,000 रुपये ला करके देंगे। एक काम कीजिए, एक बार मेरे से ले लीजिए और फिर मेरे से कभी मत मांगिएगा, हम जिंदगी भर मेंबर रहेंगे एनपीओ का। कोई मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है, बोलता है सर हम आपके एनपीओ से बहुत रिलेट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, लेकिन हम हर साल तो नहीं दे पाएंगे, हम एक बार में ही आपको जितना बोलिए उतना पैसा दे देते हैं। तो सपोज हम डिसाइड किए कि जो वैसे मेंबर जो एक बार में ही पैसा देना चाहता है, वो एक बार में ही 10,000 रुपये दे दे, फिर लाइफ टाइम वो मेंबर रह सकता है। तो ये जो पैसा आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइफ मेंबरशिप फी। तो लिखो कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर, इसके बारे में लिखो, कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर as a lump sum money, as a lump sum money for लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए एक बार में पैसा दे रहा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या एक इंसान लाइफ टाइम मेंबरशिप फी हर साल देगा? नहीं, एक बार देगा। तो ये रेकरिंग हुआ कि नॉन रेकरिंग हुआ? नॉन रेकरिंग हुआ। तो नॉन रेकरिंग वाली चीज कैपिटल आइटम होते हैं कि रेवेन्यू आइटम होते हैं? कैपिटल आइटम। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ना भाई, रिसीव कर रहे हैं ना हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। तो जो कैपिटल रिसिप्ट आता है वो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख करके क्रॉस कर देते हैं, और क्या लिख देते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। ठीक है। और किसी तरीके का रिसिप्ट हो, कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही। ठीक है। और बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए बैलेंस शीट में लिखो, बैलेंस शीट में कहा जाएगा, तो बैलेंस शीट में ये ऐड होगा, एडेड टू, कहाँ ऐड होगा, जनरली कैपिटल में ऐड होता है, लेकिन एनपीओ का जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल वर्ड ही नहीं होता है, कैपिटल की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉर्पस, एडेड टू कॉर्पस। हाँ, नया नाम। इसका एक नाम और है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। एक इंसान का बिजनेस होता है तो बोलते हैं कैपिटल, क्यों, किसी ओनर का पूरा वो पैसा होता है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान है क्या, एनपीओ में तो एक इंसान नहीं है, तो कैपिटल होगा या कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड होगा जिसमें बहुत लोग का पैसा है। ठीक है ना। उसका एक नाम और क्या दिया है यहाँ पे, कॉर्पस। ठीक है। थर्ड लिखो इंट्रेंस फी, यहां तक हो गया ना। थर्ड लिखो इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी बताते हैं, पढ़ाई का। इंट्रेंस फी का मतलब, जब भी कोई, मेरे पास अभी कितने मेंबर थे, 100 मेंबर था, एक स्टूडेंट और आता है, बोलता है कि सर मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है आपका जो वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, हम भी मेंबर बनना चाहते हैं। तो हम उसको क्या बोले, भाई देखो हमारे यहाँ मेंबर बनोगे तो साल भर में कितना देना है, 1,000। वो किस चीज़ का, सब्सक्रिप्शन मनी का। उसके अलावा हम लोग 500 रुपये लेते हैं किस चीज़ का, नया मेंबर बनाने का। नया मेंबर बनाने का कितना लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। तो ये 500 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, इंट्रेंस फी हो गया। तो लिखो कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर, कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, contributed by members at the time of
बिकमिंग द मेंबर, ठीक है, या एडमिशन ऑफ द मेंबर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर, बिकमिंग मेंबर ऑफ एनपीओ, ठीक है। उसके बाद ये किस टाइप का रिसिप्ट है? कहीं कहीं बुक्स में इसको कैपिटल रिसिप्ट भी मानता है और कहीं कहीं बुक्स में इसको क्या मानता है? रेवेन्यू रिसिप्ट मानता है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में इसको कैपिटल रिसिप्ट मानता है, कहीं कहीं बुक्स में इसको क्या मानता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हम लोग दोनों मान करके चलेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा तो क्या करेंगे और कैपिटल रिसिप्ट आएगा तो क्या करेंगे। बुक्स में तुमको हिंट दे देगा कि इसको कैपिटल मानना है कि रेवेन्यू मानना है, ठीक है ना। बट हम अभी दोनों मान के चल रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे भी कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना होगा, लेकिन अभी हम दोनों मान करके चलेंगे। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेगा इसको, दो टाइप के लोग होते हैं। एक बोलता है कि भाई हर साल कोई ना कोई मेंबर तो बनता ही है, हर साल कोई ना कोई मेंबर तो बनता ही है, तो जो मेरा इंटरेस्ट फी है वो रेकरिंग वाला आइटम हो गया। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि हर एक साल कोई ना कोई तो मेंबर बनता ही है, हर एक साल हम लोग को इंटरेस्ट फी मिलेगा, तो ये कौन सा आइटम हो गया? रेकरिंग आइटम। लेकिन कुछ लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मेंबर्स है वो अपने जिंदगी में एक ही बार इंटरेस्ट फी देगा, तो ये कौन सा आइटम हो गया? नॉन रेकरिंग आइटम हो गया। नॉन रेकरिंग आइटम हो गया तो कौन सा रिसिप्ट हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो इसको हम लोग दोनों ट्रीट करके चलते हैं, कभी रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे चलेंगे, कभी कैपिटल रिसिप्ट करके ट्रीट करके चलेंगे। कभी कभी तो बुक्स में ऐसा लिख देगा ना, आधा को ट्रीट करो रेवेन्यू, आधा को ट्रीट करो कैपिटल। तो जैसा बुक बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बस समझा रहे हैं, तो हम दोनों पॉइंट को लेकर के समझाते हुए चलेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में रेवेन्यू वाला कर देंगे और राइट साइड में कैपिटल वाला कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग इसको मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये कहां जाएगा? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये आएगा ही, कोई भी रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये आएगा ही, ठीक है। लेकिन वही अगर इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करें, क्या ट्रीट करें? अगर हम इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करें, ठीक है, तो ये कहां आएगा? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा क्या? कैपिटल रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है? नहीं, यहाँ नहीं आता है। तो ये कहां आएगा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां आएगा? एडेड टू कॉर्पस या फिर कैपिटल फंड, दोनों में से कुछ भी बोलो तुम लोग, कैपिटल फंड, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही, ठीक है। 3 पॉइंट समझे। 4th पॉइंट लिखो, लीगेसी। 4th पॉइंट लिखो, लीगेसी। लीगेसी याद है? कोई कहानी बताई थी मूवी वाला, बुढ़ा मर गया, मरते मरते अपना प्रॉपर्टी का हाथ किसको दान दे दिया? एनपीओ को, ठीक है। तुमको क्या लगता है इस टाइप का चीज डेली होते रहता होगा? डेली कोई ना कोई बुढ़ा मरता होगा, एनपीओ को दान कर देता होगा? ऐसे तो नहीं, ठीक है। कोई बोल रहे कि सर ऐसे तो कुछ तो इज्जत से ले लीजिए, मरते मरते पूरा प्रॉपर्टी दे करके गया आपको, ठीक है। तो मतलब कोई इंसान डेथ हुआ और वो अपना प्रॉपर्टी आपको क्या कर दिया? दान दे करके चला गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगेसी बोलते हैं। तो किस टाइप का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और ये किस टाइप का है? कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है क्या? नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नहीं आएगा। ये मेरे को चेक कर लेने देना, ये मेरे कुछ रहने दो, हम इसको चेक कर लेंगे कि बुक में इसको क्या ट्रीट करता है। ये कल हम बता देंगे, कंफर्म कर देंगे कि इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ले जा, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है या रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है, या तो फिर ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। हाँ। देख लेना बुक में क्या ट्रीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखो 5th पॉइंट,
डोनेशन, ग्रांट्स एंड डोनेशन। फिफ्थ पॉइंट लिखो, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ठीक है, ग्रांट्स एंड डोनेशन, इसको दो पार्ट कर दो। ग्रांट्स एंड डोनेशन भी क्या, दो पार्ट कर दो। पहला लिखो जनरल डोनेशन, और दूसरा लिखो स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन और क्या, स्पेसिफिक डोनेशन। ऐसे तो सिर्फ इस पॉइंट पे दो क्लास हम लोग को लेना है, इस चैप्टर में सिर्फ इस पॉइंट पे हम लोग को दो क्लास लेना है। बट स्टिल अभी थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा देते हैं कि किस टाइप का डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन मतलब वैसा डोनेशन जो बिना किसी कंडीशन के मिला, बिना किसी कंडीशन के मिला। का बोलने का मतलब हम किसी से डोनेशन मांगे कि डोनेशन दीजिए, हम लोग को फंड, हम लोग के एनपीओ को जरूरत है, ठीक है ना। किसी इंसान से हम लोग डोनेशन मांगे कि हम लोग को फंड्स का जरूरत है, आप डोनेट कीजिए, मेरे को डोनेशन मिल गया, अगला इंसान कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल डोनेशन। बट हम लोग, मेरे पास एक इंसान आया, ठीक है, इंसान आया और वो क्या बोला कि हम आपको डोनेशन तो दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का डोनेशन ले लीजिए, लेकिन इसके बदले में आपको एक स्कूल बनाना पड़ेगा। तो ये मतलब जनरल डोनेशन है क्या? नहीं। ये तो एक कंडीशन आ गया। क्या उस 10 लाख को हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं? नहीं, फ्रीली यूज तो नहीं कर सकते हैं। उसका क्या है, हम लोग को एक यूज बता दिया है, स्पेसिफिक कंडीशन बता दिया है। तो उस टाइप के डोनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। तो देखो जनरल डोनेशन के बारे में लिखो पहले, डोनेशन रिसीव्ड विदाउट एनी कंडीशन। ऐसा डोनेशन जो बिना किसी कंडीशन से मिला, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल डोनेशन। इस टाइप के डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ अगर कोई भी रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही, ठीक है, डन। अब हम लोग क्या देखना है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन में लिखो, डोनेशन रिसीव्ड विथ सम कंडीशन। डोनेशन तो मिला है लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी मिला है। तो इस टाइप के डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये कहाँ कैपिटल रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, नहीं, हर एक चीज कॉर्पस में नहीं जाएगा। वी विल क्रिएट अ स्पेसिफिक फंड। कॉर्पस का मतलब फ्री फंड होता है, मतलब कैपिटल फंड। मतलब कैपिटल फंड मतलब फ्री टू यूज, कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये फ्रीली फंड नहीं होता है, इसका यूज भी डिसाइडेड होता है कि यहाँ ही यूज करना है, ठीक है। ये जनरल डोनेशन नहीं है। जनरल डोनेशन तो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया, ठीक है, वो तो इनकम की तरह ट्रीट हो गया। ये बैलेंस शीट में आया और बैलेंस शीट में इसको हम कहाँ एक सेपरेट फंड बना करके दिखाएंगे। एक टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसमें हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और चूंकि कैपिटल रिसिप्ट है तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये आएगा, ठीक है। आज बेसिक थ्योरी जितना करने का जरूरत है इस चैप्टर में, हम आज बेसिक थ्योरीज कर लिए हैं। कल से इस चैप्टर से रिलेटेड हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। लेगेसी एसपी के जनरल होता है ना, क्या चीज, लेगेसी लेगेसी के बारे में आपको होमवर्क दी है। जनरल एसपी के दोनों होता है ना? नहीं, वो तो जनरल ही होता है, ठीक है। लेगेसी आपका लेगेसी नहीं बोल सकता है कि आपको यूजीसी में करना है, इसे